इधर ऑपरेटर है, इधर मेजर साहब है, दोनों के बीच में आ गया। गोलियां तो चल रही हैं, पर उसने पड़े पड़े सेट लेके और बताया भाई इस पॉइंट के ऊपर फायरिंग दो जल्दी से। तो वो हमने नक्शा पकड़ा, उसके बाद उस पुल का सही रेफरेंस उनको दिया, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी 81 मोड होती हैं उनकी बम शुरू कर दी। तो वहाँ पे 150 बम आने धड़ाधड़ फेंके। उसने बोला आने दो हमारे ऊपर, अगर हमारे ऊपर नहीं आएंगे तो हथियार भी जाएंगे और हम जो जिंदा हैं वो भी जाएंगे, तो बेटर है कि आप हमारे ऊपर आने दो, मरे जिए कोई नहीं, पर ये ना जाने चाहिए। तो वो इतना कामयाब रहा। उसके बाद वो भग लिए, जैसे 2 बम 3 बम चले, उनको पता चलेगा, फिर सूचना हो गई है, तो भाग गए और वो हमारे बाकी के जवान वहाँ बचा लिए, हथियार भी बचा लिए। सेना में भर्ती के लिए कुछ लेना देना होता है। 1980 के दशक में लोगों के बीच ये भ्रम बहुत आम था। इस भ्रम को तोड़ने के लिए हमारे आज के अनसंग वॉरियर अपने 5000 मासिक वाले बिजनेस को छोड़ के सेना में बतौर टीचर भर्ती हुए, और वो भी सिर्फ 470 रुपये की मंथली सैलरी पे। उन्हें पहली बार 1987 में श्रीलंका सिविल वॉर यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में भेजा गया। उन्होंने कहा मेरी तो कलम और बंदूक साथ चलती है, अब जहां कहेंगे वहां चल पड़ेंगे। अपने पहले ऑपरेशन के दौरान ही उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा, फिर भी वो डटे रहे और अपनी ज़िंदगी के 28 साल उन्होंने सेना को समर्पित किए। चलिए ऑनरेरी कैप्टन हंसराज जी से मुलाकात करते हैं। क्या ये सच है कि सेना में जाने के लिए उन दिनों कुछ लेना देना पड़ता था? जब मैट्रिक पास किया तो उस वक्त हमारे यहाँ समाज में एक चलन था कि ये सही था गलत पता नहीं, पर मेरे को एक दिमाग में आ गया कि लोग कहते हैं सेना में जाने के लिए कुछ देना लेना पड़ता है, ये है, तो मेरे ये बात समझ में नहीं आती थी। मैं जब योग्य आदमी है तो उसको देने लेने क्या बात है। तो मैं भर्ती के लिए, हमारे एक काटी गांव है, काटी खेड़ी, वहाँ एक भर्ती थी, तो उसमें मैं बिना माँ बाप को बताए वहाँ चला गया। तो वहाँ जाके तकरीबन मेरे को भर्ती कर लिया था उन्होंने, लेकिन बाद में फिर उन्होंने बताया कि आपको सिग्नल्स में भेजेंगे, तो वो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तो मैं धीरे से फिर उनसे रिक्वेस्ट करके मुझे नहीं होना मैं अभी, तो मेरा एक एम था कि भाई कुछ लेते देते जो कुछ बात मैं सुनता समाज में, एक बाल मन में बात आई हुई थी, तो उसको मैं सिद्ध करना चाह रहा था। वहाँ मेरे किसी ने नहीं भर्ती, मैं घर आ गया। आपने अपने चलते फिरते बिजनेस को छोड़ के फौज में जाने का सफ़र कैसे शुरू किया? तो हरियाणा में गर्मियों में बैन होता था खोए का, जो दूध से हम मावा निकालते हैं, उस पर बैन होता था। तो और ज़रूरत तो होती थी छोटे मोटे फंक्शनों में चाहिए, तो मैंने अपने राजस्थान के गांव में खोए की भट्ठी लगाई और उसके ऊपर मैंने एक हलवाई रखा, 2-3 दूध लाने वाले, और मैं भी साथ लगा, और हमने ऐसे 3-4 आदमी ने मिलके वो काम किया। और कुल मिलाकर के मैं उस ज़माने में यानी 82-83 में करीब 5000 रुपये लगभग मैं कमाता था महीने के। मैं अपने वहीं अपनी दुकान पे गद्दे पे अपना रेडियो रखता था, तो उसमें समाचार है कि अभी आप आकाशवाणी रोहतक से समाचार सुने, तो मैं सुनता ही था डेली। तो बोला आपके दादरी सेंटर में और सेना के अंदर जो एजुकेशन कोर में शिक्षक की भर्ती है। आखिर में रिटन एग्ज़ाम हुआ और हमने सारे टेस्ट पास कर लिए। तो मैं इस धंधे को छोड़ कर सेना में आर्मी एजुकेशन कोर में भर्ती के लिए पचमढ़ी चला गया। मेरे को भर्ती होते ही जैसे ट्रेनिंग किया तो मेरे को 5 राजपूत रेजिमेंट मिली, तब वहाँ पहली तनख्वाह मिली मेरे को, तो 470 रुपये मिले। मैं बोला यार क्या हुआ 5000 को छोड़ के 470 में, तो ये तो बहुत कम है। तो उसके बाद साहब मैंने कोशिश की कि मैं वापस चला जाऊँ। फिर उन्होंने जो सीनियर अधिकारी थे बोले आप तो पैसा आ गए हो, आप अब जाने का रास्ता नहीं है। तो फिर मन बना लिया, हम रहे और उसके बाद में पूरी सेवा की हमने 28 वर्ष। सर एक बहुत अहम सवाल है, आर्मी में एजुकेशन कोर का क्या काम होता है? यही है कि जो हमारे जवान हैं वहाँ वो अंडर मैट्रिक बहुत ज़्यादा संख्या में थे। हालांकि मैट्रिक एंट्री हो गई थी लेकिन कम भर्ती हो पाए थे, पुराने ज़्यादा थे, तो उन सभी को अडल्ट एजुकेशन देना हमारी सेना शिक्षा कोर का दायित्व है। श्रीलंका में इंडियन पीस कीपिंग फोर्स में आपका जाना कैसे हुआ? दिवाली का दिन था, लोग दिवाली मना रहे थे, खुशियों का टाइम था, लेकिन सुबह सुबह एक अजीब घटना देखी। कुत्ते वगैरह तो हर जगह ही होते हैं, फौजी कैंटों के पास ज़्यादा आ जाते हैं, तो कुत्ते रोने लगे बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह कुत्ते रो रहे पूरे मिल के।
मैं अपने माँ बाप से समाज में सुना था कि कुत्ते रोते हैं तो अपशकुन होता है, गलत घटना होती है। तो मैं अपने धर्मगुरु जो होते थे रिलीजियस टीचर, उनको मैं बोला पंडित जी हाँ तो कुत्ते रो रहे हैं, कुछ अनहोनी का है, अभी अपने ऊपर है और यहाँ तो अपनी सेना ही है। और 2 घंटे बाद आदेश आ गए जी, भाई 2 घंटे में अपने बिस्तर बांध लो और हमें लंका के लिए मार्च करना है। जब आप श्रीलंका में गए थे तो उसे क्या कहेंगे? आई मीन क्या था वो, हम उसे वॉर बोलेंगे या फिर एक ऑपरेशन? एक्चुअल वो लड़ाई एक से दूसरे देश की नहीं थी, काउंटर इंसर्जेंसी का था वो, यानी कि आतंकवादी लड़ाई थी, उग्रवादियों के साथ लड़ाई थी। LTT का नाम आप सबने सुना ही है। तो लिट्टे के साथ हमारा घमासान वहाँ पे हुआ। तो उसमें हमारे बटालियन के 16 जवान शहीद हुए और करीब 50 घायल हुए। श्रीलंका में लिट्टे के अगेंस्ट ऑपरेशन कितना खतरनाक होता था? हम वहाँ से चेंज हो गए, बट्टिकला छोड़ के मानकुलम पुलियानकुलम थी एलिफेंट पास के पास, नॉर्थ में हमें जाफना की तरफ भेज दिया गया। तो लंबी कानवाई थी, माइने उड़ती थी। जो रोड है वहाँ के, वहाँ पर भाकरन ने, जो LTT का लीडर था, उसने जो खाली बैरल तारकोल से होते थे उसमें बारूद भर के डेटोनेटर लगा दिए थे। अब किसी को पता नहीं, नीचे से लगाते थे स्विच और गाड़ी धड़ाम से उड़ जाती थी। तो काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ अपनी उड़ी थी और उसमें कैजुअल्टी हुई थी, काफ़ी जवान शहीद हुए थे। तो उसके ऊपर सभी का ध्यान था कि गाड़ियाँ एक टायर नीचे होगा रोड से, एक रोड के ऊपर होगा, ओनली ड्राइवर चलाएगा, बाकी सब जवान अपने दोनों रोड की साइडों से पैदल चलेंगे, अपने पूरे 100 राउंड होंगे। तो मेरे को एक ड्राइवर था, वो अनपढ़ था बेचारा, उसके दिल में ये होगा मास्टर जी की थोड़ी सी भाई वो खुशामद कर लेता हूँ तो आगे क्लास पास हो जाएंगे, कुछ होगा, एक आम भावना होती है जवानों की। तो उसने बोला गुरुजी बैठ लो। RCL गन थी वो, यानी एक जीप थी, उसके ऊपर एक तोप लगी होती है, तो RCL गन थी उसके ऊपर, वो अकेला चला रहा था, उसके साइड की सीट खाली थी, पीछे जो गनर बैठता है गोले भरने के लिए वो खाली थी। तो मैं बोला भाई मैं नहीं बैठूंगा। थोड़ा मेरे साथ ही 2 बाबूजी भी चल रहे थे क्लरिकल स्टाफ के, एक नायब सूबेदार था, एक हवलदार था। तो उनके दिल में भावना आ गई, बोले मास्टर जी तो डरपोक हैं, हम बैठते हैं। हमने बैठा ले भाई, बोले बाबूजी आप आ जाओ। तो दोनों बैठ लिए जी, एक आगे एक पीछे हो गए। और वो गाड़ी करीब 1 किलोमीटर चली होगी जी, हार्डली 1 किलोमीटर चली होगी। उसके बाद भ्राम की आवाज़ आई, पूरी कानवाई लोग लेट गए अपनी पोजीशन पकड़ के, मैं भी लेट गया, क्योंकि एकदम से धमाका इतना भारी था कि सब कान भी फटने को। तो सब ने अपनी पोजीशन पकड़ ली, राइफल कोक कर ली सभी ने अपनी, कईयों ने शुरू ही कर दिया, फायर भी हो गया शुरू। उसके बाद में फायर भी आदेश करके बंद की गई। बंद करने के बाद में आगे देखते हैं तो क्या है, वही गाड़ी के 2 टुकड़े हो, यानी कि वो जीप थी वो बीच से कट गई। माइन इस तरह से रोड में लगी उसके कि जो लेफ़्ट साइड की थी उसके तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए। और जो 2 हमारे दोनों बाबूजी थे, दोनों बाबूजियों के 1-2 इंच के टुकड़े, 4 इंच के टुकड़े, यानी शरीर के 100-100, 150-150 टुकड़े गिनते नहीं थे जी। साइड के जो पेड़ थे उनके ऊपर टंग गए, कोई पहचान नहीं। और देखो भगवान की मर्जी, ड्राइवर की मजबूरी थी, उसको गाड़ी लेके जाना था, वहीं से वो रोड के ऊपर ऐसे राइट साइड में गिर गया। और वो जो आधी बची हुई जीप रोड के उधर गिरी जाके, और आधी के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। उनको हमने बोरी में इकट्ठे किए, जो भी जहाँ भी सूख करके, और आगे जाके संस्कार किया उनका। इंडियन आर्मी तो श्रीलंका में पीस स्टैब्लिश करने गई थी, फिर अचानक ये लिट्टे के साथ ऐसा क्या हो गया कि एकदम वो आप ही के अगेंस्ट हो गए? कोई गलती हुई कहीं किसी लेवल में, और उनके 18 टॉप लीडर्स IPKF ने उनकी श्रीलंकन सेना को दे दिए, और उन्होंने नाइट में ही सुसाइड कर लिया 18 के 18 ने। वो एकदम एंटी हो गया हमारे से। तो उन्होंने हथियार उठा लिए फिर, और वो बोले हमें बचाने नहीं आए, तो हमें मारने आए। लिट्टे एम्बुश करने के लिए बहुत फेमस है, क्या कभी ऐसा भी मौका आया कि आपकी कंपनी किसी एम्बुश में फंस गई हो? तो लेगून था, लेगून का मतलब एक समुद्र का भाग आया हुआ था अंदर, उसके ऊपर से रोड और रेल दोनों थी, तो उसको क्रॉस करना था।
दोपहर का टाइम था, 1 बजे का, और एक हमारी कंपनी वहाँ जो नज़दीक थी उसने बोला कि साहब सबको खाना खिलाओ, लंच कराओ और उसके बाद में एक कॉन्वॉय निकाल दी जाएगी। जो कमान अधिकारी था उस कंपनी का, वो जो कॉन्वॉय का कमांडर था, वो बोला अभी 10 मिनट लगते, पुल पार करके आके आराम से खाएंगे। वो लेके गए, उस पर एम्बुश हो गया। तो उसमें हमारे 35 लोग फंस गए। ऑन रोड थे वो। एक उन्होंने LTT ने अगले सिराने लगाई हुई थी NMG, एक पीछे लगाई हुई थी, और जो पीछे वाला कोड सर्च करने वाले थे उनसे चूक हो गई, नहीं पता चला उसका। तो जैसे वो पूरे पुल के ऊपर आ गए, दोनों साइड से क्रॉस फायरिंग हो गई। तो काफ़ी आधा घंटा वहाँ पे फायरिंग चली और उसमें हमारे 9 जवान शहीद हो गए। सबसे बड़ी हिम्मत एक अपना हवलदार सतपाल, वो दादरी के पास का था, उसने जो ऑपरेटर था मेजर साहब का, जिसके पास PRC सेट था जो संदेश आगे पीछे देने वाला, वो डेड हो गया था, पर उसने अपनी हिम्मत की, अपनी जान को हथेली पर रख करके, और वो ऐसे लोट नहीं मार के एकदम से उनके पास आया है। इधर ऑपरेटर है, इधर मेजर साहब है, दोनों के बीच में आ गया। गोलियां तो चल रही हैं, पर उसने पड़े पड़े सेट लेके और बताया भाई इस पॉइंट के ऊपर फायरिंग दो जल्दी से। तो वो हमने नक्शा पकड़ा, उसके बाद उस पुल का सही रेफरेंस उनको दिया, उसी के ऊपर उन्होंने अपनी 81 मोड होती हैं उनकी बमबारी शुरू कर दी। तो वहाँ पे 150 बम मारने धड़ाधड़ फेंके। उसने बोला आने दो हमारे ऊपर, अगर हमारे ऊपर नहीं आएंगे तो हथियार भी जाएंगे और हम जो जिंदा हैं वो भी जाएंगे, तो बेटर है कि आप हमारे ऊपर आने दो, मरे जिए कोई नहीं, पर ये ना जाने चाहिए। तो वो इतना कामयाब रहा। उसके बाद वो भग लिए, जैसे 2 बम 3 बम चले, उनको पता चलेगा, फिर सूचना हो गई है, तो भाग गए और वो हमारे बाकी के जवान वहाँ बचा लिए, हथियार भी बचा लिए। जब चारों तरफ अंधाधुंध गोलियां चलती हों, उस वक्त एक फौजी अंदर से क्या महसूस करता है? उस वक्त साहब पूरी फौज में जोश आ गया, इतना तगड़ा जोश आ गया कि BBC को बोलना पड़ा था ये इंडियन पीस कीपिंग फोर्स नहीं है, इंडियन किलिंग फोर्स है। बाकी के पूरे टेन्योर में किसी LTT की हिम्मत नहीं पड़ी। भाई राजपूत के तरफ वहाँ उठा के देख ले, जिस एरिया में हम जाते थे वो भाग जाते थे, वहाँ से रुकते नहीं थे। सर, कलम ताकतवर है या बंदूक? देखो जी, मेरे को पूछे तो कलम में भी बहुत बड़ी ताकत है, हर चीज़ के लिए तैयार कर देती है। जब आप वीर रस की कवियों की कविताएं सुनेंगे तो जो मुर्दा है वो भी जिंदा हो जाता है। तो लड़ने का जज्बा, गोली चलाने का तरीका तो कलम ही सिखाती है, इसलिए कलम के बिना बंदूक भी नहीं चलती। आपने अपनी ज़िंदगी के 3 डेकेड्स इंडियन आर्मी को दिए हैं, कैसा रहा आपका 3 दशकों का वो एक्सपीरियंस? आपको मैं एक खास बात बताता हूँ, जो मेरा अनुभव 28 साल सेना का। ये इस पृथ्वी के ऊपर इंडियन आर्मी जो है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है। यानी कि केवल भारतीय सैनिक ही एक वो दमदार सैनिक है जो परिस्थिति के अनुसार अपने को ढाल भी लेता है, और जब जान के ऊपर बनती है ना, उस वक्त डरता नहीं और डबल जोश से उस पर दुश्मन पे हमला बोलता है। अभी आपको मैं ताज़ा बता, गलवान में क्या हुआ है, दोनों के हथियार नहीं होते थे, पर उन्होंने डंडों के कील काल लगा करके, कांटेदार तार लगा के धोखा करके वो आए थे। अब हमारे 1-2 जवानों का उन्होंने जो भी 10-20 का नुकसान है वो पहले कर दिया एक पहली चोट में, और जब जगे हमारे वाले शेर तो उनको रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ तोड़ के, गर्दन की मरोड़ी दे के तोड़ दी मुंडियाँ उनकी। तो ये हमारी सेना की एक खूबी है कि हम जब मौत हमारे सिर पे आती है तो हमारे अंदर जोश और चौगना आता है। तो ये थे कैप्टन हंसराज जी, जिन्होंने न सिर्फ देश को पैसों से आगे रखा, बल्कि पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाई। उम्मीद करते हैं आपको अनसंग इंडिया फाउंडेशन का यह एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई अनसंग कहानी है, कमेंट बॉक्स में लिखें और हमारी ईमेल आईडी पर मेल कीजिए। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कहानी को देख और पढ़ सकें। अनसंग इंडिया फाउंडेशन के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।